हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ कवरिंग हिज लाइफ के ऊपर और वर्क्स, थीम्स, स्टाइल एंड की पोएम्स पर हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो ये 1759 में, 1770, 1780 और 1798 में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का बोर्न जन्म जो है 1770 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद आता है, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, स्टैटफोर्ड अवान एवन में हुआ था, कॉकरमाउथ में हुआ था या लेक जिनेवा में हुआ था। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है, आप गेस करिए कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ का जन्म कॉकरमाउथ में हुआ था, इसलिए अपन इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ सिस्टर, अ क्लोज कंपेनियन एंड डायरिस्ट बाज। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जो थी, एक क्लोज कंपेनियन भी थी, डायरी भी लिखती थी। तो उनका नाम क्या था? एमिली थी, मैरी थी, डोरोथी थी या सराह? तो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी डोरोथी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ डाइड इन। वर्ड्सवर्थ का जो मृत्यु कब हुई थी, स्वर्गवास कब हो गया था? तो 1830 में, 1843 और 1850 और 1865। तो इसमें आपका आंसर जो है सी है, 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। इनको पोएट लॉरिएट का जो उपाधि है, खिताब है, कब मिला था? तो 1839, 1843 और 1847 और 1850। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में आता जरूर है। तो इनको पोएट लॉरिएटशिप जो है कब मिली थी? तो इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, 1843 में इनको पोएट लॉरिएटशिप मिली थी। उसके बाद 6 नंबर आता है, विच मूवमेंट इज वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड विद। ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है? तो मॉडर्निज्म, रोमांटिकिज्म, सिंबोलिज्म और surrealism। इसमें कौन सा जो है मूवमेंट वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है? तो इनका रोमांटिक पोएम इन्होंने लिखी थी, लिरिकल बैलेड है। तो ये रोमांटिकिज्म से ये जुड़े हुए हैं, मूवमेंट रोमांटिकिज्म से ये जुड़े हुए हैं। उसके बाद 7 नंबर आता है, वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोएट्री शुड बी रिटन इन। वर्ड्सवर्थ ये विश्वास करते थे या उनका मानना था कि पोएट्री शुड बी रिटन इन। पोएट्री कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल डिक्शन होनी चाहिए, आर्किक स्टाइल होनी चाहिए, एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए, ब्लैंक वर्स ओनली होनी चाहिए। तो फॉर्मल डिक्शन, आर्किक स्टाइल, एवरीडे लैंग्वेज, ब्लैंक वर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप गेस करके बताइएगा। तो इनका ये मानना था कि जो एवरीडे लैंग्वेज होती है, उसमें ही जो रोजमर्रा का जीवन होता है उस पर आधारित ही पोएट्री होनी चाहिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है, विद विच पोएट डिड वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेट इन लिरिकल बैलेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखी थी, किसके साथ लिखी थी, कोलैबोरेशन में किसके इन्होंने पोएम लिखी थी? तो ये पोएम थी कीट्स के साथ इन्होंने लिखी थी, या शैली के साथ लिखी थी, या बायरन के साथ लिखी थी, या कोलरिज के साथ लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता जरूर है। तो इन्होंने जो पोएम थी
आप लोग गेस करिए कि किसने लिखी थी, कमेंट में लिखना है। तो ये पोएम जो है इन्होंने कोलरिज के साथ लिखी थी, तो इसलिए आंसर आपका डी सही है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आता है, द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट मार्क द बिगिनिंग ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ था, वो मार्क्ड बिगिनिंग किस चीज का एक मार्क है, किस चीज का एक मील का पत्थर है, या कहिए एक सिंबल है। तो ये कौन सी एज का है, अगस्टन एज है, या रोमांटिक मूवमेंट का है, या इनलाइटनमेंट का है, या मॉडर्निस्ट का है। तो इसमें आप बताइएगा कि ये किससे रिलेटिव है, कौन सा ये सिंबल है, किससे माना जाता है इसको। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, रोमांटिक मूवमेंट, क्योंकि लिरिकल बैलेट इनका कहना भी था कि रोमांटिक किस्म से ये मूवमेंट चलाया था, उसे ही संबंधित है। तो लिरिकल बैलेट भी उसी से ही संबंधित है और बहुत फेमस पोएम है इनकी। उसके बाद 10 नंबर आता है, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री एम्फसाइज्ड। वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी थी ऑफ पोएट्री एम्फसाइज किससे संबंधित थी, तो स्ट्रिक्ट मीटर थी, हीरोइक कपुलेट थी, या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इस पर थी आधारित, या अर्बन इमेजरी। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है एम्फसाइज थी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इस पर ये इनकी पोएम थी। उसके बाद 11 नंबर आ जाता है, द प्रील्यूड इज। प्रील्यूड क्या है, ये नॉवेल है, एन एपिक है, लिरिकल पोएम है, या प्ले है। ये आपको गेस करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रील्यूड और रिक्ल्यूज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रील्यूड क्या है, इनका नॉवेल है, एन एपिक पोएम है, लिरिकल बैलेट लिरिकल पोएम है, या प्ले है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये ईपिक एक प्रकार का ईपिक पोएम है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 12 नंबर आ जाता है, द प्रील्यूड इज एड्रेस्ड टू। प्रील्यूड किसको एड्रेस की है इन्होंने, डोरोथी को, कोलेरिज को, मैरी को, नेचर को की है। तो इन्होंने जो प्रील्यूड है ये अपनी एड्रेस की थी, कोलेरिज इनके एक मित्र थे, उनको इन्होंने एड्रेस की है। और कोलेरिज के साथ ही इन्होंने लिरिकल बैलेट कोलैबोरेशन में लिखी थी। उसके बाद आता है, द पोएम टिंटरनेवे वाज रिटन इन। टिंटरनेवे कब लिखी गई है, 1798 में, 1802 में, या 1805, 1815 में, किस समय इसको लिखा गया टिंटरनेवे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंटरनेवे कब लिखी गई। तो जिस समय लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ उसी समय टिंटरनेवे भी लिखी गई, तो ये 1798 में इसको लिखा गया। उसके बाद इन टिंटरनेवे वर्ड्स वर रिटर्न आफ्टर। रिटर्न वर्ड्सवर्थ थे, कहाँ से वापस आकर के इन्होंने टिंटन एवे लिखी। तो 2 इयर्स, 3 इयर्स, मतलब कितने वर्ष के बाद ये वापस आकर के इन्होंने टिंटन एवे लिखी थी, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स। तो इसमें राइट आंसर आपका है 5 इयर्स के बाद आकर के इन्होंने लिखी थी। उसके बाद 15 क्वेश्चन आता है, डेफोडिल्स इज आल्सो नोन एज। डेफोडिल्स को जाना जाता है द येलो फील्ड के नाम से जाना जाता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, या ऑन स्प्रिंग मॉर्निंग, द लेक ऑफ यूल्स वाटर। तो टिंटन डेफोडिल्स जो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड है इसका राइट आंसर। तो उसके बाद 16 क्वेश्चन आ जाता है, द पोएम लूसी ग्रे इज अबाउट। लूसी ग्रे किसके ऊपर इन्होंने अपनी पोएम लिखी है, तो ये रोमांटिक इनकाउंटर है, ये लॉस्ट चाइल्ड है, ये सेफर्डेस है, ये गॉडेस है। तो कई लोगों का मानना है कि लूसी ग्रे क्या है, किसके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये रोमांटिक इनकाउंटर है, ए लॉस्ट चाइल्ड है, सेफर्डेस है, या गॉडेस है। तो यहाँ पर लूसी ग्रे जो लड़की है वो चली जाती है, वो वापस नहीं आती है अपने पिता को लालटेन दिखाने के लिए, तो वो उसमें इसलिए लॉस्ट चाइल्ड पर है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। उसके बाद आता है
द सॉलिटरी रीपर इज सेट इन, सॉलिटरी रीपर जो है फसल काटने का बताया गया है इसमें। ये किसके ऊपर आधारित है, कहाँ की है, ये इंग्लैंड की है, स्कॉटलैंड की है, फ्रांस की है या वेल्स की है? तो स्कॉटलैंड की है सॉलिटरी रीपर पोएम। उसके बाद 18 आता है, द रीपर इन द सॉलिटरी रीपर इज, यहाँ पर रीपर कौन है, जो फसल कौन काट रहा है? तो सिंगिंग ए चेयरफुल सॉन्ग, साइलेंट, क्राइंग, एंग्री। तो यहाँ पर जो लड़की फसल काट रही है वो बहुत ही अच्छा सुंदर सा गीत गा रही है, लेकिन जो पोएट है उसके वो गीत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो मेलोडी है बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है 19 क्वेश्चन आता है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ वीव ऑन। Lines written in early spring reflect Wordsworth view on। तो अर्बन लाइफ के ऊपर है, नेचर एंड मैन्स डिसहार्मनी है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या रोमांस है? तो ये नेचर एंड मैन्स डिसहार्मनी के ऊपर है। उसके बाद माइकल इज ए, माइकल क्या है, सोनेट है, नैरेटिव पोएम है, लिरिकल ओड है, या ट्रेजिक ड्रामा है? तो माइकल क्या है, एक नैरेटिव पोएम है। उसके बाद 21 पर आ जाते हैं, अ की थीम इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में थीम क्या है? बार का है, पॉलिटिक्स का है, नेचर का है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का है? तो जो वर्ड्सवर्थ है इन्होंने ज़्यादातर सारा जो अपना बर करके रखा है पोएट्री में, तो ये नेचर के ऊपर है, नेचर पोएट भी इनको बोला जाता है। उसके बाद इसमें आंसर आपका आ जाएगा सी। उसके बाद 22 क्वेश्चन पर आ जाता है, वर्ड्सवर्थ ऑफन पोर्ट्रेट नेचर एज, वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है, उसका क्या इमेज इन्होंने उतारा है? तो ये पहला इसका ऑप्शन है, हॉस्टाइल, मैकेनिकल है, या स्पिरिचुअल गाइड है, इंडिफरेंट है? तो जो वर्ड्सवर्थ ने उसका पोर्ट्रेट जो चित्र खींचा है, खाका खींचा है नेचर का, तो ये किस तरीके का उन्होंने इसका खाका खींचा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाता है स्पिरिचुअल गाइड। उसके बाद आता है वर्ड्सवर्थ कॉल्ड नेचर, वर्ड्सवर्थ जो हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, नेचर को क्या पुकारते हैं? ए रूथलेस फोर्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन, डिसेप्टिव इल्यूजन, या मिरर ऑफ पेन? तो वर्ड्सवर्थ जो हैं नेचर को किस तरीके से बुलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी सही है, ये नर्स है, गाइड भी है, गार्जियन है, ये नेचर को इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद 24 क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ डिक्शन बाज, वर्ड्सवर्थ की डिक्शन क्या थी? फ्लॉवरी थी, कोलोक्वियल थी, आर्किक थी, या सैटारिकल थी? वर्ड्सवर्थ की जो डिक्शन है वो क्या थी? कोलोक्वियल थी, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड्सवर्थ एम्फेसाइज द रोल ऑफ, वर्ड्सवर्थ ने जो रोल दिखाया है, इमेजिनेशन है, लॉजिक है, मेमोरी है, ये साइंस का है? तो इन्होंने जो अपना दिखाया है वो मेमोरी इनका रोल है। वर्ड्सवर्थ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज, वर्ड्सवर्थ की जो लंबी सी पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, वो क्या है? द एक्सकर्जन है, द प्रिल्यूड है, रिक्ल्यूज है, द वॉन्डरर है? तो जो इनकी पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल है, ये प्रिल्यूड है, इन्होंने लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और वर्ड्सवर्थ कॉल्ड पोएट्री, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को हम क्या बुलाते हैं? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, द वॉइस ऑफ रीजन, मेटाफिजिकल रीजनिंग। तो इसमें ए ऑप्शन है सही, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, ऐसी कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? कुबला खान, द वर्ड इज टू मच विदर्स, टू अ बटरफ्लाई, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज? तो इसमें कौन सी जो है
वो उन्होंने नहीं लिखी है। तो इसमें कुबला खान है, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। उसके बाद आ जाता है वर्ड्सवर्थ बाय डीपली अफेक्टेड बाय द। वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्हें किस चीज से बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगा था? इंग्लिश सिविल वार से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से और नेपोलियनिक वार से लगा था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लगा था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसी समय इनकी जो बिलव्ड थी वो भी वहीं छूट गई थी। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज डोरोथी थी, एंटी बेलन थी, मैरी हचिनसन थी, एलिजाबेथ बैरेट थी। तो इनकी जो वाइफ का नाम था डोरोथी था, एनेट बेलन था, मैरी हचिनसन था या एलिजाबेथ बैरेट था। तो जो डोरोथी इनकी बहन थी, एनेट बेलन इनकी लवर थी, मैरी हचिनसन, एलिजाबेथ, तो इसमें इनका मैरी हचिनसन इनकी वाइफ थी। उसके बाद आ जाता है 31 नंबर क्वेश्चन। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो ये जो है रेफर टू किसके बारे में बताया गया है? ए हैप्पी मेमोरी है, ए लॉस्ट लव है, अर्बन आइसोलेशन है, सॉलिट्यूड वार है। तो इसमें किससे बताया गया है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं घूमता रहा एक बादल की तरह घूमता रहा। तो ये एक तरीके से इसमें देखा जाए उनकी मेमोरी उन्होंने अपना दिखाया है, अ हैप्पी मेमोरी इसमें सही है। उसके बाद 32 में आ जाता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही मनुष्य का पिता है। अपीयर्स इन, कहाँ पर ये बात इन्होंने कही? प्रिल्यूड में कही, माई हार्ट लीप्स अप में कही, माइकल में कही, द सॉलिटरी रीपर में कही। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहाँ पर इन्होंने ये बात कही? तो इसमें बताना है। तो इसमें है माई हार्ट लीप्स अप में ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद आ जाता है ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोन्स्ट कंपनी refers to। A poet could not but be gay in such a joint company refer to a friend है, माउंटेन्स है, डेफोडिल्स है, अ लवर है। तो इसमें किसके बारे में इन्होंने कहा है? तो ये डेफोडिल्स के बारे में कहा है इन्होंने। उसके बाद आ जाता है 34 नंबर क्वेश्चन। नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her is firm। नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her। कहने का तात्पर्य है कि नेचर जो है उसको नहीं करती है, तो उसका अनदेखा नहीं करती है, जो उससे प्रेम करता है। ये फार्म किसमें है? ये टिंटन एबे में कहा गया है, प्रिल्यूड में, डैफोडिल्स में या एक्सकर्जन में। तो ये टिंटन एबे में ये बात कही गई है। उसके बाद आता है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज फार्म। ये बात इन्होंने मिल्टन के लिए किस में कही? तो ये लंदन 1802 में कही, टिंटन एबे में कही, रिगलीव्स में कही, प्रिल्यूड में कही। तो इसमें ये आपका आंसर जो है ये सही है। ये लंदन पोएम है इनकी 1802 में, उसमें ये बात कही। उसके बाद 36 नंबर आ जाता है वर्ड्सवर्थ फेवर्ड विच पोएटिक फार्म। वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएटिक फार्म का फेवर किया है? फ्री वर्स का किया है, हीरोइक कपुलेट का किया है, वैलेट का किया है या बेलेनी का किया है? तो इसमें बैलेट का इन्होंने किया है। लिरिकल बैलेट इन्होंने लिखी है, इसलिए लिरिकल बैलेट इनकी पब्लिश पब्लिश भी किया है, कलेक्शन है पोएम्स का। उसके बाद आ जाता है 37 नंबर क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ सोनेट ऑफन फॉलोड। वर्ड्सवर्थ की सोनेट जो है किससे प्रभावित हैं? पिटार्चन फार्म से, शेक्सपियरियन सोनेट से, शेक्सपियरियन फार्म से, फ्री वर्स फार्म या स्पेंसरियन फार्म से। तो इनकी जो सोनेट्स हैं वो पिटार्चन फार्म से प्रभावित हैं। उसके बाद हिज पोएटिक स्टाइल इज नोन फॉर। इनकी पोएटिक स्टाइल है वो किस नाम से जानी जाती है?
आयरनी है, सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्स एल्यूजन है या मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस है। तो इनकी पोएम जो है पोएटिक स्टाइल है, किससे जाना जाता है? आप लोग गेस करिए। ये सिंप्लिसिटी से नाम से इसको सिंप्लिसिटी के उसमें जाना जाता है। स्टाइल जो इनका है सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि आपको ऊपर बताया था, रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज के बारे में बताया था, द रिक्ल्यूज बाज। रिक्ल्यूज क्या था? कंप्लीटेड इन 1815, नेवर कंप्लीटेड, को-रिटन इन किड्स विद किड्स, रिटन इन फ्रेंच। रिक्ल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये जो रिक्ल्यूज इनकी पोएम है, ये नेवर कंप्लीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये अक्सर आ जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आता है, वर्ड्सवर्थ फोकस वाज मोस्टली ऑन। वर्ड्सवर्थ का फोकस मुख्य रूप से किस चीज़ पर है? सिटीज के ऊपर है, उसके बाद नेचुरल लैंडस्केप पर है, पॉलिटिकल रिवोल्ट्स पर है, साइंटिफिक प्रोग्रेस पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ का फोकस मोस्टली, उनकी जो पोएम है ज़्यादातर मोस्टली किस चीज़ पर फोकस हैं? सिटीज के ऊपर हैं, नेचुरल लैंडस्केप पर हैं, पॉलिटिकल रिवोल्ट्स पर हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसमें कौन सा इनका ऑप्शन सही है? तो ये नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर इनकी पोएम है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इन्फ्लुएंस्ड। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री किससे प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस्ड थी? द रियलिस्ट नॉवेलिस्ट से, फ्यूचर रोमांटिक पोएट से, मॉडर्निस्ट फिक्शन से या गोथिक ड्रामा से? तो इनकी जो पोएम थी फ्यूचर रोमांटिक पोएट से प्रभावित थी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ विच जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स? तो फर्स्ट पार्ट से थे, रोमांटिक जनरेशन से, या सेकंड पार्ट से थे, या थर्ड पार्ट से, या फोर्थ पार्ट से? इनका किस पार्ट से थे? रोमांटिकिज्म के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड थे। उसके बाद आता है 43, विच लेक इज एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी लेक से, किस झील से ये रिलेटिव थे? तो वेंडरमियर से, लोच नेस से, लेक जिनेवा से या लूच लोमांड से? तो ये वेंडरमियर से ये जो लेक थी उससे रिलेटिव थे। वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस्ड इज सीन इन मोस्ट। वर्ड्सवर्थ जो थे सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? 18th सेंचुरी सैटायर से, गोथिक नॉवेल से, नेचर पोएट्री से, हिस्टोरिकल ड्रामे से? तो ये नेचर पोएट्री से, नेचर पोएट्री थे तो नेचर पोएट्री से ज्यादा प्रभावित थे, भूलने की जरूरत नहीं है इसमें। वर्ड्सवर्थ हेल्ड विच यूनिवर्सिटी पोजीशन? चांसलर एट ऑक्सफोर्ड, प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट कैम्ब्रिज, नन, या रेक्टर एट डरहम? तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव नहीं थे। उसके बाद 46 नंबर आ जाता है, वर्ड्सवर्थ हैड ए डॉटर विद। उनकी एक डॉटर भी थी, उसका नाम क्या था? मैरी हचिंसन था, एनिट बेलन था, डोरोथी या अननोन? तो इसमें जो इनकी डॉटर थी, इन्होंने उसका नाम एनिट बेलन रखा था, और वही इनकी जो बिलव्ड थी उसका भी यही नाम था। उसके बाद आ जाता है 47 नंबर, वर्ड्सवर्थ रिलेशनशिप विद कोलेरिज एंडेड ड्यू टू। वर्ड्सवर्थ और कोलेरिज के बीच जो रिलेशन था वो किसके कारण खत्म हो गया? पॉलिटिकल डिफरेंसेस या फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, पर्सनल टेंशंस एंड कोलेरिज एडिक्शन, और लिटरेरी राइवलरी? तो पर्सनल टेंशन एंड कोलेरिज एडिक्शन, पर्सनल इनकी टेंशन थी और कोलेरिज एडिक्शन करते थे, अफीम का नशा करते थे, ओपियम ईटर भी इनको कहते थे कोलेरिज को। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज विच एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ? तो वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया
व्हाट एस्पेक्ट मॉडर्न लाइफ पे, रिलीजन पे, साइंस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और एक्सप्लोरेशन पे। तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इनका क्रिटिसाइज किया इन्होंने। उसके बाद आ जाता है 49 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वर्ड्सवर्थ किससे इन्फ्लुएंस थे? अलेक्जेंडर पोप से थे, रूसो थे, टीएस इलियट, थॉमस हार्डी। तो अलेक्जेंडर पोप ये भी इनसे बाद में हुए, रूसो, टीएस इलियट भी इनसे बाद हुए, थॉमस हार्डी भी इनसे बाद में हुए। तो मेन रह जाता है रूसो। रूसो भी नेचर से रिलेटिव था, तो इसलिए नेचर से ही ये रूसो से ही प्रभावित थे। और वर्ड्सवर्थ अंतिम क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लास्टिंग लेगेसी इज religious allegory or experimental syntax celebrating the spiritual value of nature और satirizing political system। ये इन्होंने लास्टिंग लेगेसी इनकी क्या थी, किस चीज पर था इनका? रिलीजियस एलिगोरी था, एक्सपेरिमेंटल सिंटैक्स था और सेलिब्रेटिंग द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ नेचर और सैटाराइजिंग पॉलिटिकल थीम सिस्टम्स के ऊपर था। तो इसमें इन्होंने सेलिब्रेटिंग द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ नेचर के ऊपर इन्होंने अपना इनकी लेगेसी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन जो हैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर हुए। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं, उनसे उनको आना ही आना है। और एक-एक क्वेश्चन जो है बहुत ही मायने रखता है किसी परीक्षा के लिए। एक क्वेश्चन से मतलब है आपका 3.14 नंबर बढ़ेगा। और इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनें और अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर तो इसको एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करें, तो उससे जो है आपके सारे क्वेश्चन जो हैं कंठस्थ हो जाएँगे, आपको लर्न हो जाएँगे। और आगे मैं और भी अच्छी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और बेल आइकन का भी बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।